अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सप्लोर पाकिस्तान चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम यामाहा YBZ डिलक्स का 500 किलोमीटर्स के ऊपर जो रिव्यू है, ओनर्स रिव्यू, वो लेके आ रहे हैं कि इन्होंने 500 किलोमीटर बाइक चला ली है और फर्स्ट ट्यूनिंग भी करवा ली है। तो अब हम इनसे पूछना ही चाह रहे हैं कि इन्होंने 500 किलोमीटर पे बाइक को कैसा पाया, कंफर्टेबिलिटी वाइज और फ्यूल एवरेज वाइज, और बाकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको कैसी फील हुई। तो हसीब भाई, आप ज़रा आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। 500 किलोमीटर के ऊपर आपने क्या कैसा पाया बाइक को? बाइक नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है और ड्यूरेबिलिटी भी, चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अभी चलाई बहुत ज़्यादा नहीं है 500 किलोमीटर में के हिसाब से, तो बहुत थोड़ा अभी इसकी चलाई है। अभी मैंने फ़र्स्ट ऑयल चेंज करवाया, यामा लूप ही डलवाया कंपनी का, जो कि कंपनी रिकमेंड करती है। बस यही एक इशू फेस करना पड़ा कि जो फ्यूल गेज है वो प्रॉपरली इंडिकेट नहीं करती फ्यूल पोजीशन को। पहले पॉइंट्स तो इतनी तेज़ी से गिर जाते हैं और जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो उसका ऑपोजिट करते हैं। यानी कि मैंने 9.5 लीटर्स में फिल करवाया था, 5 हाफ लीटर के करीब मेरा ख्याल है जिससे ख़रीदी थी उसने डाल के दिया था। तो 10 लीटर के तकरीबन उसमें पेट्रोल था, 13 लीटर की टैंकी होती है। तो पहले सारे पॉइंट्स जो हैं वो 200 किलोमीटर के दरमियान ही गिर गए। और जो लास्ट 2 पॉइंट्स होते हैं जो रेड से इंडिकेट हो रहे होते हैं, जो कि ये बता रहे होते हैं कि भाई आपका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर 200 किलोमीटर मैंने सफ़र किया, जो कि सरप्राइजिंग था कि भाई बकाया अगर सारे पॉइंट्स सिर्फ 200 में गिरे हैं तो ये तो सिर्फ 50 या 70 में गिर जाएंगे, तो ये तो एवरेज बहुत थोड़ी आई है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पे मुझे 500 पहले 500 किलोमीटर पे 40 की एवरेज मिली है। और टेक्नीशियंस और लोगों का कहना ये है कि फ़र्स्ट ट्यूनिंग के बाद इसकी एवरेज बेहतर हो जाएगी, 40 प्लस करेगी ये। ठीक है, मेरा ज़्यादातर आना जाना स्मॉल रूट्स पे होता है, तो स्मॉल रूट्स पे और लॉन्ग रूट्स पे जो एवरेज होती है उसका डिफरेंस होता ही होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये फर्स्ट ट्यूनिंग भी मैंने इसलिए जल्दी करवा ली है ताकि इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके। तो आई होप सो कि 45 के राउंड अबाउट मुझे मिल जानी चाहिए डीलक्स से। तो चीज़ें तो अच्छी है, क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि फ्यूल गेज वाला इशू है, वो भी इसको डिजिटलाइज्ड होना चाहिए ताकि एग्जैक्ट एक्यूरेसी से पता लग सके कि आपकी टंकी में क्या फ्यूल पड़ा है। आप एक अगर अच्छी अमाउंट खर्च कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट डिजिटल मीटर लगा दें तो बेहतर चीज़ है कि बेहतर असेसमेंट मिल सकती है, क्योंकि अब हर डिजिटल एज है, हर एक के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से भी किलोमीटर मैयर कर रहे हो, तो आपके जो यामा के किलोमीटर इंडिकेट कर रहा होता है जीपीएस के मुकाबले में वो डिफरेंस हो रहा होता है। अगर जीपीएस बता रहा होगा कि आप जो है ना 105 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो यामा की मोटरसाइकिल इंडिकेट कर रही होगी 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को एक्यूरेट होना चाहिए। अब हम उस एज में है कि जहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। अब चीज़ें इतनी आलात इतने आ गए जो कि इजीली एक्सेसिबल है हर एक को, वो उसे क्रॉस कंपैरिजन करके देखता ही देखता है जो यूज़र होता है। तो इसलिए मीटर की एक्यूरेसी और इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, जो कि इस मॉडल में लगाई गई है। और इसकी प्राइस भी एक अच्छी अमाउंट की प्राइस है, जो कि इस अमाउंट में डिजिटल मीटर लगाओ तो कोई मसला नहीं। अगर वीगो यूज़ करें तो उसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ 1,80,000 रुपये में दे रहे हैं, 150 सीसी दे रहे हैं वो। तो हम 125 ले रहे हैं, तो यामा का तो 125 के एस्पेक्ट के हिसाब से एक डिजिटल मीटर इसमें एम्बेड हो जाता, तो ये अच्छा हो जाता और अच्छा हो जाता। और दूसरा बताइए कि टायर जो आप बता रहे थे, टायर्स का भी कोई इशू है आ रहा था आपको? टायर्स, मुझे पिछले वाले टायर की ग्रिप थोड़ी लूज़ लगती है कि जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो आपको लगता है कि पीछे से स्किड कर जाएगा। तो एक तो ये कि इसकी जो चेन टाइट है ना, आपको हर 2-3 दिन बाद करवा लेनी चाहिए। इसकी चेन अगर थोड़ी सी लूज़ हो जाए तो आपको ज़रा सी बाइक 60-70 पे लेके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्किड होने लगी है। तो इसकी चेन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, इसलिए 3 to 4 डेज़ बाद इसकी जो चेन को मॉनिटर रखना चाहिए कि चेन लूज़ तो नहीं हो रही।
वो चेन जो नई चेन होती है ना, वो ऐसी तो तकरीबन 500 किलोमीटर तक ऐसे ही करती है। अच्छा। जब वो एक 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल जाती है ना, तो वो अपनी जितनी उसके अंदर चेन्स की जो लॉक्स हैं वो अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो मज़ीद एक्सपेंड नहीं होते जब तक कि एक सर्टन लिमिट या जैसे 4000 या 5000 किलोमीटर चल जाती है ना, फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े एक्सपेंड होते हैं। फिर आप उसको जो एडजस्टमेंट है चेन की वो करते हैं। मगर 500 किलोमीटर पर क्योंकि चेन नहीं होती है तो उसके लॉक्स आपस में अपनी जगह बना रहे होते हैं। अच्छा। वो जगह बना रहे होते हैं तो इसलिए वो थोड़ी सी आपको लूज फील होती है। तो इसलिए आप अगर जल्दी करवा लें तो वो बेहतर है, चेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती रहे। बाकी आपने इसको फ्यूल एफिशिएंट, मतलब अभी आप 500 किलोमीटर के बाद आप नेक्स्ट 500 किलोमीटर चलाएंगे तो आपकी फ्यूल का भी एफिशिएंसी का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका क्या है। दूसरा आपको मैं बताता चलूँ कि YBR जो है सिंपल या YBR G और YB के डिलक्स का जो मॉडल निकाला है इन्होंने, उसमें एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ना जो फ्यूल नॉब है उसके ऊपर प्रॉपर इंडिकेशन दी है कि ये इस टाइम जो है रिजर्व पे और इस टाइम ऑन पे और इस टाइम ऑफ पे है। मगर YBR और YBR G के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं था, तो वो आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ता था कि यार ये इस टाइम ऑफ है या ऑन है। और इसका सिस्टम भी उल्टा था कि ऊपर की तरफ जो है वो रिजर्व लगता है और नीचे जो है इसका फ्यूल ऑन होता है। तो बाद का ऐसे हुआ, मेरे साथ हो चुका है कि मैं जा रहा था तो मुझे ये था कि शायद इसके अंदर फ्यूल है, अभी इसने रिज़र्व लगना है, मगर वो रिज़र्व से पेट्रोल ख़त्म हो गया और बाइक जो है वो सेंटर में खड़ी हो गई। अब इतनी भारी बाइक को लेके जाना भी कोई आसान काम नहीं है, तो वो बड़ी मुश्किल से घसीट के मैं जो ना वो पेट्रोल पंप तक लेके आया, वहाँ से पेट्रोल डलवाया। तो फिर उसके बाद मैंने उस पर एक अपने टैंकी के नीचे जहाँ पे वो उसका होता है ऑन वाली साइड पे मैंने एक निशान लगा दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये इस टाइम ऑन पे है। तो ये एक मतलब अच्छी चीज़ है YBZ के अंदर जो कि इन्होंने डिलक्स मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाई है कि जो इसका फ्यूल का नॉब सिस्टम है वो प्रॉपर इन्होंने किया है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो गियर सारे इन्होंने आगे कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पाँचों के पाँचों गियर आगे लगते हैं, जबकि YBR G में या पुरानी जो YBZ थी उसके अंदर भी एक आगे लगता था और 4 पीछे लगते थे। तो ये एक यूज़र फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बेसिकली जो है रिटर्न शिफ्ट जो है ये जो आपकी हैवी बाइक्स होती हैं या जो रेसिंग वाली बाइक्स होती हैं उनमें ये जो रिटर्न शिफ्ट वाला सिस्टम होता है। नॉर्मल आपकी जो कैजुअल बाइक्स हैं या जो रेगुलर बाइक्स हैं उनमें आगे फ्रंट पे ही ब्रेक गियर्स लगते हैं और नॉर्मली लोगों को आदत भी फ्रंट पे ही होती है। इसलिए जो एक लोगों की हेसिटेशन थी YBR या यामा की तरफ जाने की, वो ये भी थी कि यार इसके गियर पीछे लगते हैं। मगर अब इन्होंने ये डिलक्स के अंदर ये वाला मसला भी ख़त्म कर दिया, फ्रंट गियर लगा दिए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि यामा के यूज़र के लिए बड़ी मुफीद होगी। और उसके अलावा कोई आप रिव्यू देना चाहते हो कि मतलब आपने इसमें क्या फ़ील किया, कुछ अगर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में जाए तो? मुझे सलेंसर की पेंट क्वालिटी का इशू फेस भी करना पड़ा कि अभी 500 किलोमीटर ही मैंने सफ़र किया है, तो कुछ जगहों से हीटिंग प्रोसेस की वजह से कि लाइट जो ना सलेंसर का कलर जो है ना वो लाइट हो गया है। एक किसी जगह पे डार्क हो गया और किसी जगह पे लाइट हो गया। शायद किसी एरिया में ज़्यादा गर्म रहा है सलेंसर और किसी एरिया से कम रहा है, तो कलर डिफरेंस जनरेट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कि एक हम सिल्वर से इस यूरो मॉडल में जब से एक क्रोम को छोड़ के हमने दूसरे वाले सलेंसर आए, तो इनका सबसे बड़ा ये भी गर्म तो होते ही हैं, लेकिन उस जितना सिल्वर गर्म होता था उतना नहीं होता। लेकिन सिल्वर सालों साल चलते थे और उस पर निशान ना कुछ भी नहीं होता था। जबकि जब से ये आया इसका कलर जो है ना कहीं से फेड हो जाता है। तो अक्सर यूजर्स को अंदर दिखने में आया कि ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी कि कहीं से कलर का फ़र्क आ जाता है। We would like to end this session and hope we will bring some informative videos for you in future. थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने अगर एक्सप्लोर पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपको तक पहुँचते रहें। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।